यार एक और बोरिंग सी प्लस प्लस का वीडियो। अरे चलिए कट करते हैं इस वीडियो को। अरे रुको रुको, कट मत करो। क्या मैं आपको बताऊं कि ये बोरिंग नहीं, ये मज़ेदार है, ये पावरफुल है। इसका कोड इतना पावरफुल है कि आपकी एक्स भी ओवर रिएक्ट करे। चलिए चलते हैं ओओपी का एक मज़ेदार और फन सफ़र पे मेरे साथ। चलिए आज हम देखेंगे यूनिट 1 ऑफ ओओपी। उसमें आज हम ये टॉपिक देखेंगे पीओपी वर्सेस ओओपी। पीओपी मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओओपी मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फिर देखेंगे फीचर्स ऑफ ओओपी, फीचर्स ऑफ ओओपी। फिर देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ ओओपी लैंग्वेजेस। फिर आएगा एप्लीकेशंस, ओओपी के एप्लीकेशंस क्या है। चले बिना देरी किए हम लोग पीओपी वर्सेस ओओपी पे चले जाते हैं। पहला आता है अप्रोच, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। अब टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच क्या होता है ये देखिए, समझिए। ये आपका सम लाइंस ऑफ कोड है, ये पीओपी में ये रिटर्न है। तो आपका कंपाइलर क्या करेगा, पहले फर्स्ट लाइन रन करेगा। वो अगर क्लियरली रन हुआ, कुछ एरर के थ्रू एरर नहीं रहा, क्लीन रन हो गया, तो वो नीचे चले जाएगा, फिर नीचे चले जाएगा। ऐसे एक एक लाइन कंप्लीट करते जाएगा, फिर नीचे नीचे चले जाएगा। समझा? इसको बोलते हैं टॉप डाउन। ये टॉप से चालू करेगा, किधर जाएगा, डाउन तक। इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच पीओपी का। और फिर आता है अपना ओओपी का बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच मतलब क्या, ये देखिए, ये सम लाइंस ऑफ कोड है, फंक्शन से मेथड से सब है। बट ओओपी में एक मेन बात है, इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट कहाँ होता है, बॉटम में। ऑब्जेक्ट भी आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा क्या होता है, बट बेसिकली अभी समझ जाइए ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट इसमें मेन रहता है, क्योंकि वही नीचे से सबको कॉल करता है। तो फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं ये बॉटम अप अप्रोच है, क्योंकि ऑब्जेक्ट किधर रहता है, आखिरी में। बॉटम किधर अप्रोच करता है, टॉप में। बॉटम अप, अप या टॉप, हाँ बॉटम अप वैसे। अब देखिए फोकस, फोकस क्या रहता है, पीओपी का फोकस क्या रहता है, फंक्शन में। मतलब कि हम पीओपी का फंक्शन में फोकस का मतलब देखिए, अभी पीओपी में डेटा मायने नहीं रखता है, फंक्शन मायने रखता है। अगर मैंने कुछ उसको काम दिया, टास्क दिया, हमने उसको प्रॉपर दिया, वो कर दिया। अभी उसमें अगर डेटा चेंज हुआ, ऊपर नीचे हुआ, अभी वो डेटा मायने नहीं रखेगा, वो सिर्फ वो फंक्शन प्रॉपर करके रहेगा। आपने जो जो उसको बोला कि पहला आपको ये करना है, दूसरा आपको ये काम करना है, तीसरा आपको ये काम करना है, अब वहाँ पे नंबर्स ऑफ डेटा इंक्रीज हुआ या लेस हुआ, तो उसके कारण उसको वो उसका मतलब नहीं रखता है, वो सिर्फ फंक्शन के ऊपर ध्यान देता है। तो इसके कारण इधर क्या होगा, जो डेटा कम ज़्यादा होगा तो डेटा इनकरेक्ट होगा। तो इसके लिए बोलते हैं कि पीओपी फंक्शंस पे फोकस करता है, जहां की ओओपी डेटा पे फोकस करता है। डेटा पे फोकस कैसे, कि अभी देखिए डेटा इंक्रीज इंक्रीज हुआ तो वो उस हिसाब से उसको कन्वर्ट करेगा। बट इधर फंक्शन सब ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट जिस फंक्शन को पहला कॉल किया वो पहला रन होगा, ऑब्जेक्ट ने जिसको सेकंड कॉल किया वो सेकंड रन होगा। इसके हिसाब से वो सीरियल वाइज ऑर्डर में ही जाता है, ये सीरियल वाइज ऑर्डर में जाता है, ये फंक्शन थ्रू जाता है। इसको हम लोग जो ऑर्डर दिए वो प्रॉपरली ऑर्डर में जाता है, बट ये प्रॉपर ऑर्डर में ही नहीं जाता है, ये अपने थ्रू ये ऑब्जेक्ट को जैसे कॉल किया वैसे जाता है। चलिए अभी आगे देखते हैं। डेटा सिक्योरिटी, लेस ग्लोबल डेटा, हाई मोर सिक्योर और इनकैप्सुलेट। मतलब क्या, लेस सिक्योरिटी मतलब क्या, इसकी जो फंक्शंस है और जो डेटा है वो दोनों अलग अलग रहते हैं। जैसे कि इसके फंक्शन ग्लोबली रहते हैं, मतलब उसको किधर भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें क्लास सिस्टम नहीं है, जिसके कारण इसमें एक्सेस स्पेसिफाई नहीं है, जिसके कारण ये लेस सिक्योर है, मतलब सिक्योरिटी इसमें कम है पीओपी में। तो और इधर एक्सेस स्पेसिफाई है, हाँ, फिर क्लासेस है, ऑब्जेक्ट है। तो आपकी सिक्योरिटी इतनी हाई है इधर, ये सारे फीचर्स के कारण। और इनकैप्सुलेशन है, मतलब बाइंड करके एक सिंगल क्लास में रखते हैं ये सबको, तो इसके कारण इसकी सिक्योरिटी हाई है। कोड रियूजेबिलिटी इसमें लिमिटेड है, इसमें हाई है। क्यों, क्योंकि अभी देखिए, अभी मैंने इधर कोड लिखा, ये आपका कोड रहा, ये कोड रहा, अभी ये सम लाइन ऑफ कोड है। अब मैंने इसको सेव कर दिया,
अब मेरे को यहाँ पे अगर मैं एक और कहाँ ये कमांड एक और चीज लिखता था, जिससे उसके बाद ये कोड हम लोग फिर से रन, अगर मेरे को इधर कुछ ऐड करना रहा जिसके कारण हम लोग का ये दूसरा कोड और ये कोड सेम हो जाएगा, तो हम लोग को ऐड करने के लिए कर ही नहीं पा रहे। क्यों? कोड रियूजेबिलिटी नहीं कर, लिमिटेड है। कुछ कुछ जगह पे होगा, कुछ कुछ जगह पे नहीं होगा। अगर पॉसिबल है तो होगा, नहीं पॉसिबल हो रहा है नहीं होगा। तो इसके कारण हम लोग क्या करना पड़ रहा है, इसको मिटाना पड़ेगा, फिर बाद में मतलब इसको कट करना पड़ेगा, या फिर सेव करके हम लोग दूसरा फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें न्यूली लिखना पड़ेगा। मतलब जो वो चीज कॉपी किया इधर पेस्ट करना पड़ेगा, फिर से न्यूली लिखना पड़ेगा। बट इन ओओपी आप एक कोड लिखे हो, अगर आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट आखिरी में क्रिएट होता है, जिसके कारण उसके ऊपर कुछ भी लिखे हैं तो वो ऑब्जेक्ट के डिपेंड पे कॉल करता है। मैंने बोला ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। ऑब्जेक्ट किसी भी फंक्शन को पहला कॉल कर सकते, किसी भी फंक्शन को आखिरी में, जिसका ऑब्जेक्ट को हम लोग जैसे बोलेंगे वो वैसा कॉल करता है। अभी इसके लिए अभी इधर हाँ कोड रियूजेबिलिटी मतलब एक कोड को 10 बार लिखो, इधर इतना चांस नहीं है, इधर कम चांस है, लिमिटेड है। इधर कभी कभार होगा, इधर कभी कभार नहीं। बट इधर कोड रियूजेबिलिटी हाई है, मोस्टली ये कोड रियूजेबिलिटी होती है। और कोड रियूजेबिलिटी के कारण क्या होता है, हम लोग बार बार कोड, टाइम बचता है, स्पेस बचता है, रिसोर्सेज बचता है प्रोसेस का। फिर बाद में कोड रियूजेबिलिटी के कारण स्केलेबिलिटी भी होता है। स्केलेबिलिटी मतलब जो ये कोड है इसको हम लोग लार्ज स्केल बना सकते हैं, जो ओओपी में हम लोग कर सकते हैं, जो हम लोग C++ में कम चांस है उसको करने का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मॉड्यूलरिटी क्या होता है। मॉड्यूलरिटी लो पीओपी में और इसमें हाई। मॉड्यूलरिटी क्या होता है ये देखिए, न्यू पेज लेते हैं। ये देखिए ये सम लाइंस ऑफ कोड है, ये एक कोड है। अगर समझिए आपका इधर कुछ मिस्टेक हो गया, अभी आपने इधर कुछ गलत फंक्शन लिख दिया, प्रॉपर फंक्शन लिखना है, तो आपको इधर C++ में क्या करना पड़ता है, मोस्ट ऑफ केसेस में आपको ये कट करके न्यू बनाना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में मॉड्यूलरिटी इसका लो है। एक जगह आपका कुछ गलत लिखा तो वो आप ये लाइन हटाओगे तो वो पूरे कोड में अफेक्ट होगा, क्योंकि ये सब सारे कोड एक साथ रहते, तो आप एक हटाओगे, जैसे हाँ जैसे आपका एक कोड हट गया तो वो पूरा उसके ऊपर बीच में देखिए, अभी ये लाइन हट गया तो दूसरा लाइन उसके साथ डिपेंड रहेगा, तो उसके कारण उसको भी कुछ हाँ ये प्रॉब्लम आएगा। तो आप इसको ठीक किया, उधर का प्रॉब्लम है, उधर ठीक किया, किधर और का प्रॉब्लम है, किधर और ठीक किया और, तो इधर मॉड्यूलरिटी लो है, कभी कभार हो जाएगा कभी कभार नहीं। बट वही C++ में क्या होता है, हम लोग ये देखिए ये सेक्शन डिवाइड हो जाता है, समझिए ये अपर वाला अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट है, इधर सम कोड है, इधर सम कोड है, इधर सम कोड है, इधर अगर ये फर्स्ट वाले पार्ट में कोड गलत हुआ, हम लोग ने इसने पार्ट हटाया, अभी न्यू पार्ट ऐड किया, ये न्यू पार्ट है इसको ऐड किया प्रॉपर पार्ट, तो इसके कारण ये किधर भी कनेक्ट नहीं है, किसके भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा, ठीक है सब हो गया, इजीली हो रहा है। बट इधर वो नहीं है, इधर सेपरेट नहीं, इधर एक ही में है। अगर किधर बीच में प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें पूरा कोड डिलीट करना पड़ रहा है इसके कारण, इसीलिए बोलते हैं इसका मॉड्यूलरिटी लो है उसका हाई है। और टेंशन आ रहा है कि डिप्लोमा का सेमेस्टर 3 कैसे कवर करूं। भाई जैसे इनको टेंशन आ रहा है, अगर आपको भी वैसे ही टेंशन आ रहा है तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है हमारा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप वहां विजिट करोगे तो सैम 3 के सभी कोर्सेज का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ये कोर्स जब जो आप देख रहे हो ऐसे बेस्ट टीचर से वहां बहुत सारे कोर्सेज आपको करवाए जाएंगे, साथ में PYQs के साथ, और आपके बोर्ड वाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अभी हम फीचर्स जानते हैं, ओओपी का फीचर्स क्या है। सबसे पहले आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब रैपिंग डेटा एंड कोड इनटू अ सिंगल, मतलब क्या, अब समझिए रैपिंग डेटा और ये मतलब क्या, अभी समझिए ये आपका बैंक का बैलेंस है, ये आपका बैलेंस है। अभी आप कुछ विड्रॉ डिपॉजिट करोगे तो आपका बैलेंस अफेक्ट होना चाहिए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट और जो विड्रॉल है, विड्रॉल
वो आपके बैलेंस के साथ कंबाइंड रहना चाहिए। मतलब वो बैलेंस भी विड्रॉ और डिपॉजिट के साथ रहना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ विड्रॉ और डिपॉजिट हुआ तो बैलेंस पे तुरंत अफेक्ट होना पड़ेगा। अफेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, आपका वो बैलेंस इंक्रीज नहीं होगा। अगर किसी ने आपका विड्रॉल किया तो आपकी फिर में किसी को सेंड करोगे तो आपका इधर 5,000 दिखा रहा है, तो आप किसको सेंड करने गए, फिर दिखा रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस, बट आपके अकाउंट में 5,000 दिखा, इसके कारण हो रहा है। फिर वो बैंक को भी देखने में डिटेल में आपका लिखेगा 5,000 है, फिर बट वो 5,000 नहीं है आपके बैंक में। तो इसके लिए इधर वो कंबाइन कर रहे हैं, एक कंबाइन होकर एक क्लास हो रहा है, तो जिसके कारण जब डिपॉजिट और विड्रॉल हो रहा है वैसी बैलेंस चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है इनकैप्सुलेशन क्या हो रहा है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या, हाइडिंग इंटरनल डिटेल शोइंग ओनली एसेंशियल फीचर्स, मतलब जो चीज आपको जरूरत नहीं है वो हाइड करके रखता है। इसका मतलब ये नहीं होता है वो जो आपको चीज वो हाइड किया है वो बेकार का चीज है, वो आपके लिए जरूरत का नहीं है, अभी आपके लिए कुछ काम का चीज नहीं है, वो हटा के रखा है उसने। समझ में आया। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या करता है, एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर फ्रॉम द अनदर क्लास। जैसे आप अपने पेरेंट्स से कुछ स्किल या कुछ चीजें बिहेवियर या कुछ प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टी या यहाँ ये आपका घर भी कुछ आप इनहेरिट करते हो ना, वैसे ही इनहेरिटेंस पे भी यही हो रहा है। यहाँ पे एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी या बिहेवियर इनहेरिट कर रहा है, एक्सेस कर पा रहा है उसको, उसको इनहेरिटेंस बोल रहे हैं। फिर क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या बोलता है, एबिलिटी टू टेक मेनी फॉर्म सेम फंक्शन नेम बिहेव डिफरेंटली। बिहेव डिफरेंटली मतलब क्या, जो एबिलिटी है टू टेक मेनी फॉर्म, मतलब एक एबिलिटी जो मेनी फॉर्म ले बट सेम फंक्शन से, मतलब एक फंक्शन के अलग अलग 4-5 नाम है सेम फंक्शन के, बट उनकी जो प्रॉपर्टी है बिहेवियर है डिफरेंटली करेंगे, तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब अभी समझिए आपका एक फंक्शन है जो, हाँ आपका समझिए क्या है, रन रन रन, एक रन बोल रहा है कि हाँ एक जन भागो, और दूसरा रन बोल रहा है कि 3-4 जन भागो। अब दोनों का काम अलग है वैसे ही, बट फंक्शन का नाम सेम है अभी, तो इसको ही बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। दोनों काम डिफरेंट कर रहा है, एक जन सिर्फ एक जन को बता रहा है तू भाग, और दूसरा फंक्शन बोल रहा है तुम सारे भागो। वैसे इधर वही यही बात हो रहा है पॉलीमॉर्फिज्म में। फिर आता है मॉड्यूलिटी, डिवाइडिंग द प्रोग्राम इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल पार्ट। अभी मैंने बात किया कि मॉड्यूलिटी मतलब डिवाइड करने का स्मॉलर पार्ट में, जिसके कारण इधर एक जगह गलती आ रही है तो वो इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो उसको बार बार अगर इधर मॉड्यूलिटी नहीं है, इधर लो मॉड्यूलिटी है, तो एक जगह गलती आ रही है तो डिपेंड रह रहा है, ये इंडिपेंडेंट है तो इजीली मैनेजेबल है, हर पार्ट इंडिपेंडेंट हो इजीली मैनेज कर सकता है। फिर क्या आता है, कोड रीयूजेबिलिटी, कोड कैन बी रीयूज थ्रू इनहेरिटेंस एंड क्लास। जैसे मैंने आपको बोला कि ये अपने हाँ डैड इनहेरिटेंस अपने डैड की प्रॉपर्टी और बिहेवियर एक्वायर करता है, तो मतलब वो मल्टीपल टाइम कॉल कर सकता है। अब ये मल्टीपल टाइम कॉल कर सकता है जिसके कारण एक कोड आप जो 10 बार लिख रहे हो उसको बच जाएगा स्पेस, वो आप एक बार लिखो बार बार कॉल करते जाओ, तो लाइन कितने बच रहे हैं कोड को आप इतने बार कॉल करने का कारण, तो उसको बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ओओपी लैंग्वेजेस जो है C++, जावा, पाइथन, C#, रूबी, ये सब C++ के ना, हाँ ये C++ ओओपी का लैंग्वेजेस है। जब जहाँ C और पाइथन जो सेमी है, और जावा जो प्योर ओओपी लैंग्वेज है। अब ये प्योर और सेमी ओओपी लैंग्वेज का डिफरेंस क्या है, प्योर मतलब आप जावा किए रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि जावा में क्लास और ऑब्जेक्ट के बिना आप एक सिंगल कोड नहीं लिख सकते हो, आपको हर कोड में छोटे से बड़े कोड में आपको जावा में क्लास और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जहां भी C++, पाइथन, C# और रूबी में आपको, रुकिए ये गलती में क्या, ये सारे ये जावा को छोड़ के ये सारे सेमी ओओपी लैंग्वेजेस है, ये सब सेमी ओओपी है जावा को छोड़ के। क्योंकि ये सेमी ओओपी क्यों है, क्योंकि इनमें आप कोड लिख रहे हो, C++ में कोड लिख सकते हो बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कोई भी
पाइथन में लिख सकते हो, सी हैश में ग्राफिक यूज कर सकते हो बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट के, रूबी में कर सकते हो। हाँ, ये सेमी ओओपी है, समझ आया। अभी एप्लीकेशंस ऑफ ओओपी जो कि गेम डेवलपमेंट, आपके गेम जो डेवलप करने के लिए आते हैं ये होता है ओओपी के एप्लीकेशन यूज होते हैं। फिर बाद में वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए ओओपी के एप्लीकेशन यूज होते हैं। सिमुलेशन और मॉडलिंग के ओओपी के एप्लीकेशन यूज होते हैं। रियल टाइम सिस्टम के लिए ओओपी का एप्लीकेशन यूज होते हैं। जीयूआई एप्लीकेशन के लिए ओओपी का एप्लीकेशन यूज हो रहा है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी ओओपी का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। देखिए ओओपी ने कितना लार्ज स्केल ग्राउंड कवर किया है। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, एक टास्क दे रहा हूँ कि जो एप्लीकेशन ओओपी से बने, गेम डेवलपमेंट, वेबसाइट, सिमुलेशन, मॉड्यूलेशन एंड रियल टाइम सिस्टम, जीयूआई, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आप जाके आज सर्च कीजिए गूगल में इन सारे एप्लीकेशन से कौन से एप्लीकेशन ओओपी से बने, सारे एप्लीकेशंस के नाम एक बार इधर कमेंट में डाल दीजिए, तो मैं जान सकूंगी आप भी अपने तरफ से प्रैक्टिस कर रहे हो, देख रहे हो कि ओओपी से कौन से एप्लीकेशंस बने हैं। इधर तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे एप्लीकेशन बनते हैं, अभी मुझे इसके ऐप के नाम बताओ। देखिए अभी हम लोग का आज चैप्टर खत्म हुआ, अभी हम ये चैप्टर करने, ये फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ है, तो हम लोग समराइज करते हैं कि आज के हम लोग टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़े। पहला है पीओपी, फंक्शन सेंट्रिक है। जैसे मैंने बात किया, फंक्शन के ऊपर ध्यान देता है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर नीचे हुआ तो ये ध्यान नहीं देता है। फिर ओओपी इज ऑब्जेक्ट सेंट्रिक, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ बढ़े घटे ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देता है, फंक्शंस के ऊपर नहीं, क्योंकि फंक्शंस ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल डिपेंड रहता है। ऑब्जेक्ट कौन सा भी फंक्शन फर्स्ट कॉल सकते, सेकेंड कॉल कर सकते। ओओपी ऑफर बेटर सिक्योरिटी, मॉड्यूलिटी एंड रीयूजेबिलिटी। ओओपी की सिक्योरिटी बेटर है, मॉड्यूलिटी बेटर है और रीयूजेबिलिटी बेटर है। क्यों? क्योंकि ओओपी हाँ सिक्योर, मोर सिक्योर लैंग्वेज है, क्योंकि क्लास और ऑब्जेक्ट के कारण। मॉड्यूलिटी क्यों है? हाँ उसको डिफरेंट, वो सेपरेट है। और रीयूजेबिलिटी क्यों है? क्योंकि वो कोड को हम लोग 10 बार यूज कर सकते हैं। फिर क्या है? ओओपी वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ओओपी ने किधर गेम ऐप, गेम वेब ऐप, सिमुलेशन, मॉड्यूलेशन, रियल टाइम सिस्टम, जीयूआई, फिर डेटाबेस, सब जगह उसने कैप्चर किया है, सारा फील्ड को कवर किया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ओओपी वाइडली, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ओओपी सीखिए। अगर आपको और ओओपी के लेक्चर सीखना है, इसको और डीपली लर्न करना है, तो प्रदीप गिरी कोर्स ऐप में पूरा कोर्स अपलोड हुआ है ओओपी का, तो जाके आप देख लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करना। अगर कुछ डाउट रहा या फिर ये सारे क्वेश्चंस का, तो मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। और अगर किसी को और अच्छा लगा तो शेयर भी आप कर सकते हैं। चलिए।